ओके, मुझे अब लग रहा है कि मीटिंग जो है लाइव शेयर हो रही है। अगर कोई अटेंड कर रहा है लाइव पे तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि ऑडियो क्लियर है। तो हम फिर सेशन को स्टार्ट करें। अभी बहुत टाइम लिमिटेड है, तो वो हिसाब से हम इसको कंडक्ट करेंगे। मैं ही चेक कर लेता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से। ओके, ऑडियो इज क्लियर और अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारे साथ काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब जो ऐड होगा, वेलकम शिल्पा बेन, कंचन कामले जी, आनंद कुमार गावड़े, विजय कुमार, विनोद कुमार प्रजापति, शिल्पा बेन, भारती सावंत, एडी सावंत और रेशमा कौसर जो है नांदेड़ से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है, टॉपिक है गैनोथेरेपी। गैनोथेरेपी यानी जो है, आप अगर इसको समझना चाहते हो तो गैनोथेरेपी का मतलब होता है गैनोडर्मा की थेरेपी, यानी गैनोडर्मा से हीलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में ये थेरेपी है। और एक्चुअली देखा जाए तो डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स जिस बेस पे काम करते हैं, जो सिस्टम है उसका काम करने का, वो आ जाता है गैनोथेरेपी के अंदर। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली गैनोथेरेपी क्या है। अगर जो लोग फेसबुक पे है, ऑडियो क्लियर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम गैनोथेरेपी का सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और जो लोग जो है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या मल्टीपल टाइम अटेंड करें उनके लिए भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देयर आर टू अप्रोचेस ऑन हेल्थ। जो हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके जो है दुनिया में है, और दोनों में जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर जो मॉडर्न सिस्टम है या कन्वेंशनल जो सिस्टम अगर हम बात करते हैं, लोग उसके पीछे या उसकी तरफ उनका रुझान ज्यादा है, उस तरफ वो सोचते ज्यादा है, या वहां पे वो जो है इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट नेचुरल अप्रोच जो है वो धीरे धीरे जो है पिकअप ले रहा है और धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम इस सिस्टम को या इस टाइप की थेरेपी को या ऑल्टरनेटिव सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमें गैनोथेरेपी या एक ऑल्टरनेटिव नेचुरल सिस्टम की जरूरत क्या है, वो आप पहले समझिए। कि जो यहाँ पर अप्रोच है वो, अगर हम कन्वेंशनल की बात करें, आज तक का जो सिस्टम है कि हमने जो है बीमार हुए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम काम करता है सेगमेंटल बेसिस। सेगमेंटल मतलब हमें मान लीजिए कि जो है किडनी का प्रॉब्लम है तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। यानी सेगमेंटल, यानी आपका ब्रेन जो है उसके लिए आपको जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग सेगमेंट्स में हमारी जो बॉडी को डिवाइड करके सेगमेंटल अप्रोच है, यानी अलग हिस्से के लिए एक अलग डॉक्टर है, अलग बीमारी के लिए एक अलग डॉक्टर है। और जो नेचुरल अप्रोच है या नेचुरल जो सिस्टम है, उस नेचुरल सिस्टम का जो मेथड है या सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि आप जब पैदा हुए, तो पैदा जब आप हुए तो आप एक सेल से आपका जो है डिवीजन हुआ, और एक सेल जो है वो मल्टीप्लाई होती गई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो है जो आपकी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होती गई और आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनने लगे और आपकी बॉडी बनना शुरू हो गई। तो ये जो है हमारे बॉडी के सेलुलर लेवल पे काम करता है, यानी टोटल कंप्लीटली हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी है। तो होलिस्टिक अप्रोच जो है नेचुरल फूड या नेचुरल सिस्टम्स में होलिस्टिक अप्रोच आता है। उसके बाद सेकंड जो है वो फोकस क्या है,
जो फोकस होता है, कन्वेंशनल मेडिसिन का जो फोकस होता है वो बीमारी को ढूंढना, बीमारी के पीछे पड़ जाना और बीमारी का इलाज करना। यानी अगर आप बीमार नहीं हो तो आप वो मेडिसिन या वो सिस्टम में आप उसका कोई फायदा नहीं ले सकते हो। बट यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम होता है या नेचुरल जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, या नेचुरल फूड से जो थेरेपी की जा रही है, गैनोथेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आज आप हेल्दी हो तो भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सको। तो ये प्रिवेंशन पे भी काम करता है, ना कि सिर्फ हीलिंग पे। यानी अगर आपको कोई बीमारी है उसके ऊपर ये हेल्प करता है आपके जो कन्वेंशनल जो सिस्टम है उसके साथ में, प्लस आपको बीमारी में जाने से ये बचाता है या रोकता है। तो वो फोकस हो गया। दोनों का डिफरेंस ये है कि एक डिजीज पे है और एक जो है कंप्लीट बॉडी के हेल्थ के ऊपर है। और इनका जो मेथड्स है, मेथड्स की अगर हम बात करें तो मैं राइट साइड पहले ले रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड जो है कन्वेंशनल सिस्टम ज्यादा लोगों को पता है। तो क्योर यानी मेथड जो होता है कन्वेंशनल या मॉडर्न सिस्टम का जो मेथड होता है वो क्योर पे डिपेंड करता है, यानी बीमार हुए तो उसका इलाज ढूंढ। बट अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि क्या आप बीमार होना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोग ये जवाब देंगे कि हम बीमार नहीं होना चाहते। तो अगर आप बीमार नहीं हो तो आप इलाज नहीं कर सकते। यानी ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन आप तब ले सकते हो अगर आपको ब्लड प्रेशर है। अगर आपको डायबिटीज का इश्यू है तो आप मेडिसिन तब ले सकते हो जब आपको डायबिटीज है। या अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप तब ले सकते हो जब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये क्योर के बेसिस पे काम करता है, यूनिडायरेक्शनल लेवल पे काम करता है, उसका एक सिंगल काम होता है वो मेडिसिन का। बट अगर यहाँ पर हम देखें तो प्रिवेंशन, अगर गैनोडर्मा की बात करें या गैनोथेरेपी की बात करें तो ये प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी होने से पहले अगर हम ऐसी कुछ चीजें यूज करें जो हमारी बॉडी को अंदर से मजबूत रखे और जो है वो अपने आप जो है बीमारी से हमें बचाए रखे, तो इसको प्रिवेंशन बोलते हैं। और बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल जो मेडिसिन है उसको ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स ड्रग्स का मतलब वो जो होता है कि मतलब इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो एक बीमारी के लिए अगर आप लेते हो तो बॉडी में दूसरी बीमारी, इसलिए जो है जब आप कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हो तो उसके साथ में आपको नोजिया के लिए या एसिडिटी के लिए जो है दूसरी में मेडिसिन दी जाती है ताकि वो उसको काउंटर करता रहे, आपको बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होने ना दे। तो ये जो ड्रग्स की हम बात करें तो ड्रग्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ड्रग्स अगर बहुत ज्यादा, अगर जितना डोज डॉक्टर बोलता है अगर उससे ज्यादा ले लेते हैं तो वो उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, अगर वो मेडिसिन अगर ज्यादा ले लेता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा। यानी अब वो जो है शुगर लेवल ज्यादा नीचे चले जाएगा और वो हाइपोग्लाइसीमिया लेवल में उसको चक्कर भी आ सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है। तो ये जो है इसीलिए जो है इसको ड्रग्स क्यों बोला गया है, ताकि जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर एक ऐसा एडवाइजर हो जिसको इसके बारे में नॉलेज है, उसके थ्रू ही ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको ड्रग्स बोलते हैं और ये तभी लिया जाता है जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका हो। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स यानी मतलब एक एडिशनल चीज जो आपकी बॉडी को नेचुरल फूड्स में नहीं मिल रहा है, तो वो आप उसको दूसरे तरीके से आप उसको ले सकते हो। अब ये दूसरे तरीके का मतलब क्या है, सप्लीमेंट जो है ये भी दो किस्म के आज आ रहे हैं, एक तो फैक्ट्री मेड है और एक गार्डन मेड है। फैक्ट्री मेड जो होता है वो कैसा होता है कि अगर मान लीजिए आज जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, विटामिन सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है, आयरन सप्लीमेंट्स है, ये सारी चीजें जो है ये केमिकल फॉर्म में इसको बनाया जाता है। यानी जो नेचुरल जो बोलते ना कि जो फल फ्रूट्स के अंदर होता है प्लस जो प्लांट्स में होता है उसके अंदर क्या ऐसा एलिमेंट है जिससे बॉडी को वो बेनिफिट मिलता है, तो ये केमिकल तौर पर इसको बनाकर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जो कैल्शियम आपको जो मिलता है ये जो है फैक्ट्री मेड भी आता है, और दूसरा जो आप जैसे अगर आप एग खाते हो उसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, आप दूध पीते हो उसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल होती है। तो हमें जो सप्लीमेंट्स लेना है वो भी नेचुरल होना जरूरी है। गोल, अभी नेचुरल फूड्स का जो गोल है या कन्वेंशनल का जो गोल है वो है करेक्शन। करेक्शन कब की जाती है, करेक्शन तब की जाती है जब आपको प्रॉब्लम शुरू हो चुका हो या आपकी बॉडी ने जो है गिव अप कर दिया है, तब जाके उसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर
अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी अब काम नहीं कर रही है तो इमीडिएटली उसको इफेक्ट देने के लिए कन्वेंशनल मेडिसिन ठीक है, अच्छा है, मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, बट वेलनेस जो है यहाँ पर नेचुरल फूड की अगर हम बात करें तो वेलनेस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग रखना, बॉडी को इतना केपेबल रखना, बॉडी की इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा रखना कि बॉडी हर आने वाली प्रॉब्लम को और हर प्रॉब्लम जो बॉडी के अंदर आ चुकी है उससे वो टैकल करे और अपने आप को हेल्दी रखे। तो ये 2 अप्रोचेस है ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पर 4 पिलर्स टू हेल्थ है। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर आपका नहीं रहा तो क्या होता है, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप जो है डिप्रेशन में हो तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होते, पहली चीज। और बोलते ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जो है अपने आप को कई सालों तक उन्होंने एक हेल्दी लाइफ उनको दिया है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा अगर फाइट करता है, एक फाइटर है, तो वो जो है उसके ऊपर मेडिसिन या उसके ऊपर सप्लीमेंट्स या उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बोलिए तो वो ज्यादा अच्छा। और जो खुश रहता है, एक चीज ध्यान रखना, जो खुश रहता है वो ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। तो इसलिए जो है आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो इसके लिए जो है आप शून्य कर सकते हो। अगर आपको शून्य क्या है, आप यूट्यूब पे जाकर EXN शून्य अगर आप टाइप करोगे तो एक ऐसी जो है मेडिटेशन टेक्निक है, कोई रिलीजियस नहीं है और जो है बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो डेली तो आपका जो है माइंड वो अच्छा रखेगा, स्ट्रेस लेवल्स को जो है कम रखेगा और आपको फील होगा कि आप जो है अपनी लाइफ में एक काम लाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी लाइफ में वो आ रहा है। उसके बाद में वेलकम अवंती सावंत, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सेकंड जो है पिलर वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में लोग स्टाइल में जी रहे हैं, उसमें लाइफ गायब है। और यहाँ पे हेल्दी वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि DXN के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, DXN के प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है, बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अगर आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डेली एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने बताया शून्य है या कोई मेडिटेशन या कोई कामिंग टेक्निक अगर आप करते हो तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट देगा। अगर उसके साथ में आप 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स या 1 आवर अगर आप वॉकिंग कर लेते हो या अगर आप जॉगिंग कर लेते हो या आप साइकिलिंग करते हो या फिर आप कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करे, आपकी ब्रीदिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे, आपके मसल्स जो है अगर आपके मसल्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि अगर आपके मसल्स जो है एट्रोफी, यानी उसका मतलब होता है कि आपके मसल्स जो है वीक होना, यानी उसको वेस्टिंग बोलते हैं, अगर वो होने लगता है तो आपके मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आपका वेट उठा सके। और इसी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो है बोन्स पे जोर आता है, जॉइंट्स पे जोर आता है, तो वो सारे पेन के प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट होने लगते हैं। बचपन में हम खेल कूद करते थे तो हम पॉजिटिव भी रहते थे, एनर्जेटिक भी रहते थे, हमारे मसल्स भी स्ट्रांग रहते थे, सारा कुछ हम अच्छे से हमारी लाइफ जो है बचपन में गुजरती थी। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम देखिए कि उम्र बढ़ रही है, पैसों के पीछे जब हम भागना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज को निग्लेक्ट करते हैं, हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लग गए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठ के सारा काम हम कर रहे हैं, पूरे दिन में कोई एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बैठे हैं तो कोई टीवी लगा के मूवीज देख रहे हैं, हम पूरा दिन वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखिए कि ऑफिस में बैठे जो है हम बैठ के हमारी लाइफ चल रही है, उसके साथ में ऑफिस से निकले तो हम गाड़ी में बैठ रहे हैं या बस में बैठ रहे हैं या ट्रेन में बैठ रहे हैं, वॉकिंग हमारी हो नहीं रही है और हम अपनी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं लगा पा रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। तो अगर ये सारी अलग जो एक्टिविटीज है अगर आप ये करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपकी बॉडी में हेल्थ आना स्टार्ट होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि DXN के प्रोडक्ट्स हमने खा लिया और हमें बेनिफिट मिलेगा, यस बेनिफिट मिलेगा, बट आपकी बॉडी है, आपको पूरी जिंदगी इस बॉडी में रहना है तो आपको वो सारी एक्टिविटीज ही करनी पड़ेगी जो आपकी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग रख सके। तो DXN के प्रोडक्ट्स के साथ में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मॉनिटर करनी है, मैनेज करनी है, तब जाके आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, है ना। उसके बाद में हेल्दी डाइट, अगर डाइट की हम बात करें
तो डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट है वो फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आ जाता है। एक एडिशनल हमें मिलता है, यानी जो हमारे रेगुलर फूड हैबिट्स है, फूड जो है हम लेते हैं, कोशिश करिए कि आप जो है अच्छे फ्रूट्स खाना स्टार्ट करिए, आप रॉ वेजिटेबल्स आप खाना स्टार्ट करिए। जितना ग्रीन आपके डाइट में होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो स्पाइरुलिना डीएक्सएन का बहुत अच्छा है। और उसके साथ में आप सप्लीमेंटेशन देखिए, सप्लीमेंटेशन की हमें क्यों, अगर 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 हम एक डाइट ले रहे हैं तो हमें सप्लीमेंटेशन की क्यों जरूरत है? इंद्रजीत हांडे जी, गुड मॉर्निंग आपको। बस अगर हम एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं और अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं, तो उसके साथ में सप्लीमेंट्स की हमें क्यों जरूरत है? सप्लीमेंट्स देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि रेगुलरली हम फ्रूट्स और रेगुलरली हम रॉ वेजिटेबल्स नहीं खा पाते, तो हम डेली जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर हमें मैक्रो न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट माइक्रो न्यूट्रिशन भी हमें चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए। ये सारी चीजें जो हमें अगर मिलेगी तो हमारी बॉडी को ये हेल्प करती है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन का एक जो है उसका एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, वो जो है कुछ ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो वो एक्सटर्नली हमें लेना होता है। उसी तरीके से विटामिन, जो कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो ये सारी चीजें हमें एक्सटर्नली लेना होता है। बट ये जो लेना है वो भी नेचुरल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर वही चीज अगर हम सिंथेटिक फॉर्म में लेंगे तो वो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब भी नहीं होता है, और अब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूज नहीं होगा, बराबर यूज नहीं होगा तो कहीं पे जाके वो टॉक्सिन के जैसा जमा होने लगेगा। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो यहाँ पे टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी आर कॉज्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये क्यों होता है, टॉक्सिन और इम्बैलेंस जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, टेंशन बहुत ज्यादा हो गया। और आज की तारीख में आप देखो कि लॉकडाउन का भी सिचुएशन चल रहा है, लोग घरों से काम कर रहे हैं, और बोलने के लिए कि हम घर से काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो है स्ट्रेस क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि बच्चे भी घर से पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी घर से काम कर रहे हैं, तो यानी बच्चों के साथ लैपटॉप पे बैठना या बच्चों के साथ मोबाइल में बैठना, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है ना। उसके साथ में जो है हमें अपना काम भी करना है, और क्योंकि हम घर पे है तो जो है लेडीज है वो खाना पका रही है, और जो जेंट्स है वो भी उनको जो है बहुत सारे घर के काम करने पड़ते हैं, और बहुत सारे जो है फैमिली क्लैशेस होते हैं, डिस्कशंस होता है, डिस्प्यूट होता है, इस वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो ये लॉकडाउन का एक पैकेज है, प्लस उसके साथ में नॉर्मली भी स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, पैसों की कमी। उसके साथ में मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल जो मैंने बोला था कि उसमें स्टाइल में लोग जी रहे हैं, लाइफ गायब है। अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी मोटरसाइकिल हमको चाहिए, है ना, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, ये सारी सब अच्छा अच्छा हमें चाहिए। बट हम जो खाना खा रहे हैं, जो ये मशीन है, जो ये मशीन अगर काम करेगी तो वो पैसा आएगा, और उस पैसे को यूज करके हमारी लाइफस्टाइल जनरेट होगी। उस मशीन के बारे में हम सोचते नहीं है, और उसको अच्छा खाना जो चाहिए, एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, वो हम उनको देते नहीं है। जो अच्छी गाड़ी में बैठने वाला है उसके बारे में सोचते नहीं है, अच्छी गाड़ी के बारे में सोचते हैं। बच्चा अच्छी स्कूल में हमें भेजना है, पर बच्चे को अच्छा खाना हम खिला नहीं पा रहे, क्योंकि जो आज जितने भी जो चॉकलेट ड्रिंक्स आ रहे हैं वो सारे केमिकल, उसमें केमिकल बेस्ड है, जिसके वजह से इमीडिएटली तो बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट लॉन्ग टर्म में उसके कहीं जो है प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। उसके साथ में स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स ऐसा है जो हमारी बॉडी में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है, और हमारे ऑर्गन्स की जो वर्किंग है उसको खराब करता है। तो जब ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ में आप देखिए एयर पोल्यूशन। आज जो हम सांस ले रहे हैं, हम जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं, वो आज पोल्यूटेड हो गई है। ठीक है, लॉकडाउन में आने के बाद थोड़ा सा जो है पोल्यूशन कम हो गया है, क्योंकि गाड़ियां अभी नहीं चल रही है, बट पोल्यूशन फिर भी है। अगर आपको उसका एक एग्जाम्पल चाहिए तो डस्ट है, ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर पोल्यूशन का छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके घर में एसी है तो हर 2 महीने में 3 महीने में जब आप सर्विसिंग कराते हो तो उसका एक फिल्टर निकलता है। तो जब 2-3 महीने के बाद जब वो फिल्टर निकलता है, उस पर कितनी धूल मिट्टी होती है आप खुद देखो, और सोचिए वैसा ही फिल्टर, जैसे आपके एसी में एक फिल्टर है, वैसा ही फिल्टर आपकी बॉडी के अंदर है, जिसको लंग्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 महीनों के अंदर उस पर इतनी गंदगी जमा हो गई है, तो वही जो एसी जो पुल करता है हवा, वही हवा हमारा
जो है लंग्स भी पुल करता है। तो सोचिए कि 2-3 महीने में अगर इतनी गंदगी उस एसी के फिल्टर पे जमा हो गई है तो आपकी लंग्स में कितना जमा हुआ होगा। उसको तो हम लंग्स को बाहर निकाल के क्लीन तो नहीं कर सकते। तो अब हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा कि हमारे लंग्स कैसे क्लीन होते हैं, हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और गैनोडर्मा कैसे काम करता है ये भी आपको पता करना है, ये आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। उसके बाद में पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर। आज पानी की हम बात करें तो पानी जो है, आज पानी भी कैसा है पता नहीं आप जो कभी कभार पानी जो है थोड़ा सा ब्राउन भी आ जाता है। और आज पानी भी क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, उसमें भी जो है केमिकल डाल के उसको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद में अगर आप देखिए तो केमिकल्स है और ड्रग्स, ये सारी चीजें जो है, ऐसा कोई भी है हमारे इधर के जो बोलेगा कि हमने बचपन से अभी तक कोई भी दवाई नहीं खाई है? हर कोई यहाँ पर है जिसने दवाइयाँ खाई है। तो ड्रग्स, हम बचपन से ड्रग्स लेते आ रहे हैं जो केमिकल है, और केमिकल शॉर्ट टर्म में हमें फायदा तो देता है बट लॉन्ग टर्म में वो नुकसान करता है। उसके साथ में हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। आजकल जो है लोग जब खाना देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सारा खाना मुझे खा जाना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि अभी जो मिल रहा है उसको खा लो, पता नहीं कल खाना मिले या ना मिले। इस तरीके की लाइफस्टाइल लोग जी रहे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी में जितनी कैपेसिटी होती है उससे कम आपको खाना चाहिए अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है। और ईट टू ऑफन, बार बार हम खा रहे हैं। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद भी हमें भूख लग रही है, और हम खा रहे हैं उसके बाद भी हमें भूख लग रही है, यानी कंटिन्यूसली हम खाते जा रहे हैं। उसके बाद में ईट टू फास्ट, हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं। तो जब तक आप उसको खाना जो है उसको च्यू नहीं करोगे, च्यू करने के बाद जो बोलस बनता है अगर वो नहीं बनता है तो आप जो खाना खा रहे हो उस खाने का आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सलाइवा जो है आपके खाने के साथ मिक्स होना चाहिए ताकि आपके जो है डाइजेशन में हेल्प करे, आपके जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करे। तब जाके आपके खाना जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूज होंगे, और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको बेनिफिट करेंगे। उसके बाद में ईट टू मच एसिडिक फूड, यानी बहुत ज्यादा। आज देखिए कि हमारा जो खाना है, आप अपनी प्लेट को आप देखना, वो प्लेट जो है ना वो आपका जो है लाल हो चुका है। हमको आधा लाल चाहिए, आधा हरा चाहिए। यानी आपको जो हरा मतलब फ्रूट्स खाना है, आपको रॉ वेजिटेबल्स, उसकी ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, ये सारी चीजें आपको खाने ही साथ। आधा प्लेट अगर आप जो जो नॉर्मल दूसरा फूड आप खाते हो वो आपको खाना है, उसके साथ में ये खाना है। बट अगर आप देखिए तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेबल खाते हैं। अगर हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वेजिटेबल खाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, मार्केट से वो ग्रीन आता है, हमारे घर में वो हरा आता है, बट हम उसको लाल करके खा रहे हैं, उसके ऊपर मसाला लगा रहे हैं, तेल में फ्राई कर रहे हैं, और वो भी सैचुरेटेड जो ऑयल होता है उसके अंदर हम पका रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, पूरा खाना हमारा लाल बन जाता है और फिर वो हेल्दी नहीं रहता। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर बचते हैं, और वो हम उसको खाएंगे तो उसमें हमें न्यूट्रिशन से ज्यादा कैलोरीज मिलती है, इसलिए मोटापा भी बढ़ रहा है। हम खाना खा रहे हैं उसमें कैलोरीज आ रही है बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं आ पा रहा है। और ईट टू मच कुक्ड फूड, जितना जो है खाना हम पका के जितना ज्यादा खा रहे हैं उसके अंदर उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है इवापोरेट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुक्ड फूड बना के आप खा सकते हैं, बट उसके साथ में हमें जो है हेल्दी जो है बैलेंस डाइट हमें रखनी पड़ेगी। हमें जो है रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी अहमियत देनी है। एंड ईट टू लिटिल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, यही जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखिए। अब बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर, हमारी जो बॉडी है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर ही एक डॉक्टर है जो हमें हेल्दी रखता है। अब उसका जो काम करने का जो तरीका है वो क्या है? फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस जो है इसका है डिस्चार्ज फेज। डिस्चार्ज फेज, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस पुट असाइड फेज, और थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस जो है वो ट्यूमर डेवलपिंग फेज। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला लेवल क्या है ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। डिस्चार्ज फेज जो है, टॉक्सिन्स विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट। आपकी बॉडी में जो पसीना आपको आता है वो पसीना निकलना जरूरी है। जिन लोगों को पसीना नहीं निकलता है उनको जो है हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पसीना निकलना बहुत जरूरी। हमारे ग्लैंड्स है प्लस हमारी बॉडी में जो हीट होती है वो हीट को एग्जिट करने का एक तरीका है स्वेट आना।
उसके अलावा जो है हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स का निकलने का एक तरीका है स्वेट। तो स्वेट हमारी बॉडी में आना चाहिए। अब बहुत ज्यादा स्वेट भी निकलने से हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को फ्लूइड्स लेकर, पानी पीकर और जो डीएक्सन का लेमन जी है वो पीकर आप जो है अपने आप को न्यूट्रिशन दे सकते हो और अपने बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा जो है दूसरा तरीका क्या है, यूरिन, पेशाब के जरिए। इसके जरिए से जो है ये किडनी जो है हमारी ब्लड को फिल्टर आउट करती है, हमारे ब्लड में से जो है एक्सेस जो पानी है उसको निकालती है, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में रहते हैं उसको ये निकालती है, और हमारे बॉडी में से जो है यूरिन के जरिए ये एक्सेस जो बॉडी में है उसको ये बाहर निकलना। तो पानी का बैलेंस जो है ये मेंटेन करता है, प्लस उसके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरिन के साथ में जो एक्सेस टॉक्सिन है वो भी निकल जाते हैं, जैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड है वो भी निकल जा रहा है उसके जो है यूरिन के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के लिए निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फ्लेम यानी बलगम, आपके लंग्स में जब कोई टॉक्सिन जमा हो जाता है तो वो टॉक्सिन जो है फ्लेम, बॉडी हमारी जो बॉडी है उसके लिए जो है वो चिपचिपा जो है पदार्थ वो बाहर बना के उसको उसके जरिए से वो ट्रैप करके उसको बाहर निकालती है। तो ये फ्लेम भी निकलना बहुत जरूरी है ताकि अंदर कोई टॉक्सिन है। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखो खांसी भी आ जाती है, बहुत सारे लोगों के नाक से पानी बहता है, बहुत सारे लोगों को छींक के साथ बलगम निकलता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी बॉडी का जो है डिफेंस है, जहां से हमारी बॉडी में से गंदगी बाहर निकलती है। और जो चौथा है वो है स्टूल। आपके बॉडी के अंदर जो जैसे मान लीजिए आपका जो न्यूट्रिशन है, आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो है आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चीज जाती है तो आपका सारा न्यूट्रिशन वहां से अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से जो है फ्लूइड्स या एक्स्ट्रा अगर वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो आपका जो टॉयलेट है वो थिक बनकर आपके बॉडी में से बाहर निकलता है। तो ये वेस्ट मैटर हमारे बॉडी में से निकलना जरूरी है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। अब सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस क्या है, पुट असाइड फेज। अगर ये मान लीजिए कि ये जो हमारे जो नेचुरल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, अगर वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो यही टॉक्सिन जो है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और यही चीज जो है जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमा होने लगा, या फिर स्टोन हमारी बॉडी में जमा होने लग गया, या फिर हमारी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बनने लग गया, तो ये क्रिस्टलाइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यूरिक एसिड एंड स्टोन क्रिस्टलाइज इनटू यूरिक एसिड एंड स्टोन। यूरिक एसिड जो घुटनों के अंदर जमा हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। स्टोन यानी आपके जो है किडनी है उसके अंदर स्टोन आपके बन जाता है ना। उसी तरीके से आपके जो गॉल ब्लैडर है, लीवर के नीचे जो छोटा ऑर्गन है वहां पे भी जमा हो जाता है। तो ये सारे स्टोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस। यानी पुट असाइड, बॉडी साइड पे रखना चालू करती है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, अब देखिए बढ़ रही है। उसके बाद में कंबाइन विद इनर मैट टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। और कोलेस्ट्रॉल जो है चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे जो है ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आगे हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, ट्यूमर डेवलपिंग केस, यानी ट्यूमर। अब ये ट्यूमर जो है ना, ये जो थोड़ा थोड़ा करके जो टॉक्सिन जमा हुआ था वही एक जगह पे एक गांठ बननी चालू हो जाती है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है काम नहीं करता है, और उस ऑर्गन के नहीं काम करने की वजह से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग जगहों पे जाके उसका इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। तो टॉक्सिन कैन नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विल डेवलप इनटू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ट्यूमर। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात स्टार्ट होती है। यहाँ पर गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, यानी अब हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में जो है ना दो चीजों की वजह से बीमारियां होती, एक तो टॉक्सिन हो गया और दूसरा जो है वो है इम्बैलेंस। अब टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, ट्यूमर जमा होना, स्टोन जमा होना, ये सारी चीजें जो एक तरीके से जो है टॉक्सिन है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को काम करने से रोकती है, हमारी बॉडी के सिस्टम। यानी अगर मान लीजिए मेरा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, पर अगर कहीं पे क्लॉट जमा हो गया तो वो हार्ट जो है पंप कर रहा है, बट उस एरिया में जहाँ पे क्लॉट बन गया है या जहाँ पे ब्लड जा नहीं पा रहा है, तो वो न्यूट्रिशन भी नहीं लेके जा पाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं लेके जा पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि पैरालिसिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि नेक्रोसिस, यानी अगर खून नहीं पहुंच रहा है तो उस एरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उस एरिया को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो
वहां का जो हिस्सा है धीरे धीरे मरने लगेगा। तो ये हो गया टॉक्सिन वाली बात। अब इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्बैलेंस अगर हम देखा जाए तो जैसे हमारे पैनक्रिया है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जिसको हम आजकल जो थायराइड बीमारियां हम सुन रहे हैं, तो थायराइड जो ग्लैंड है या तो वो ओवर सेक्रीशन कर रहा है या तो अंडर सेक्रीशन कर रहा है। अगर वो नॉर्मल सेक्रीशन कर रहा है, अगर वो बैलेंस्ड सेक्रीशन कर रहा है जितना उसको करना चाहिए, तो आपकी बॉडी बैलेंस में है। अगर वो ज्यादा कर रहा है यानी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, तो इसके वजह से जो है हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाती है, जहां पे लोगों के वजन कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पे लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हाइपर की वजह से हो रहा है। उसी तरीके से जो हाइपो अगर कम सिक्रीट हो रहा है, तो कम सिक्रीट होने की जो वजह से जो है हम लोगों का वेट बढ़ रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, खाना जो है पचना वो भी स्लो हो गया। तो इस वजह से लोगों के वेट बढ़ना स्टार्ट होते हैं और बहुत सारा ग्रोथ में भी वो प्रॉब्लम देना स्टार्ट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक तो टॉक्सिन जो है वो क्लियर होते रहना चाहिए, प्लस उसके साथ में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सारे फंक्शन जो है बैलेंस में होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियोरी है वो क्या बोलती है, ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम टू मेन कॉजेस, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉक्सिन और इम्बैलेंस क्या होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थियोरी क्या कहती है कि गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, यानी गैनोडर्मा जो है वो बॉडी को सपोर्ट करता है। द बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग डीएक्सएन में आज डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीएक्सएन में लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गैनोडर्मा किसी भी बीमारी पे काम नहीं करता, गैनोडर्मा किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, गैनोडर्मा किसी भी या डीएक्सएन का प्रोडक्ट जो है किसी भी बीमारी की दवाई नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट या ये बेस समझ में आ गया तो आपके लिए लोगों से बात करना, डीएक्सएन के प्रोडक्ट को पोजीशन करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी। गैनोडर्मा जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, और बॉडी जो है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, पर इस डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर तक जाने की जरूरत है। तो जो रुकावट है, सपोर्ट का मतलब होता है उस रुकावट को हटाना, ताकि बॉडी को जो करना है वो बॉडी कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद वो डॉक्टर को जो है वो सारे टूल्स की जरूरत होती है जिससे वो ऑपरेशन कर सके। अगर टूल्स अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं, ताकि स्पेसिफिक बीमारी पे क्या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को लेना है और उसके ऊपर काम करना है, तब जाके वो बीमारी से फाइट कर पाएगी हमारी बॉडी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट और गैनोडर्मा जो है जिसमें 400 से ज्यादा बायो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो बॉडी को हेल्प करता है, वो बॉडी यूज करती है अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए, अपने आप को बीमारी से बाहर निकालने के लिए। तो गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, यानी गैनोडर्मा बॉडी की मदद करता है, और जो तकलीफ है बॉडी खुद अपने आप को बचाने के लिए काम करती है, और बीमारियों से बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी खुद केपेबल है, वो आपको बाहर निकाल सकती है। यानी ट्रीटमेंट जो है बॉडी खुद करती है, ना कि गैनोडर्मा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है कि गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, गैनोडर्मा दवाई नहीं है, गैनोडर्मा एक सप्लीमेंट, एक न्यूट्रिशनल फूड है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि बॉडी अपने आप को अच्छा रख सके, अपने आप को ठीक रख सके। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप जो है गैनोडर्मा कमेंट्स में आप लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन थियोरी क्या कहती है कि रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी, नॉट द गैनोडर्मा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट गैनोडर्मा वर्क्स ऑन ह्यूमन बॉडी विद और विदाउट अवेयरनेस। इसका मतलब क्या है कि जो गैनोडर्मा है या गैनोथेरेपी है, ये जो हमें एलिमेंट रिफ्लेक्शंस आते हैं या हमें बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जैसे पसीना ज्यादा निकलना, पेशाब ज्यादा होना, या फिर किसी को खांसी हो जाना, बलगम हो जाना,
या किसी को पसीना ज्यादा निकलना, या किसी को फोड़ी आ जाना, तो ये जो चीजें हैं ये ओके, तो ये जो चीजें हैं ये गैनोडर्मा नहीं करता है, ये हमारी बॉडी करती है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, या आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, या आपको पेशाब ज्यादा हो रही है, या अगर आपकी आंखें लाल हो गई है, या फिर आपका बॉडी का जो है शुगर लेवल थोड़ा सा राइज हो जा रहा है, या फिर आपको नींद ज्यादा आना, तो ये सारी चीजें जो है ये बॉडी अपने आप को ठीक करने का इसका एक मैकेनिज्म है। गैनोडर्मा सिर्फ उस मैकेनिज्म को जो है एनहांस करता है, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। तो जो भी करना है वो आपकी बॉडी करती है, ना कि गैनोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया तो आप कमेंट से मुझे लिख सकते हो। जो लोग फेसबुक पे भी वॉच कर रहे हो वो लिख सकते हैं कि जो है सपोर्ट, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, ऐसा आप लिख सकते हो, या गैनोडर्मा बॉडी की सपोर्ट करता है, या सपोर्ट, आप सिर्फ सपोर्ट वर्ड भी लिखोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद में जो इसका रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी मतलब फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल एंड इमोशनल का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कि फिजिकल यानी बॉडी में फोड़ी आ जाना, या फिर आपकी बॉडी से पसीना ज्यादा निकलना, तो ये बॉडी का जो मैकेनिज्म है इसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, या एलिमेंट रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। ये बॉडी का जो नेचुरल पॉजिटिव साइंस है जो ये बता रहा है कि आपकी बॉडी पे काम स्टार्ट हो चुका है, गैनोडर्मा ने अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इमोशनल, ये इमोशनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जिन लोगों को का प्रॉब्लम होता है, तो जब उस पर काम करता है तो ये जो है इनिशियल लेवल पे हो सकता है किसी को गुस्सा ज्यादा आने लगे, है ना, उसी इसके साथ में धीरे धीरे वो चिड़चिड़ापन उनका कम हो जाएगा। तो ये इमोशनल लेवल पे यानी स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी काम करता है। तो ये इमोशनल चेंजेस ही बॉडी के अंदर, कभी कभी जो लोग हैं वो गैनोडर्मा लेने के बाद में कभी उनको कुछ जो है दिनों तक उनको सैड भी फील होता होगा लेने के बाद, कुछ लोगों के आंखों में से आंसू आ रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेस फील करते हैं, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको अच्छा लगने लगता है। तो इमोशनल लेवल पे भी ये बॉडी में चेंजेस करता है, क्योंकि हॉर्मोन्स जब ये बैलेंस करना स्टार्ट करता है तो हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर इमोशनल भी बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट रिफ्लेक्शन की हमने बात कर ली। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हरेंद्र जी ने गैनोडर्मा लिखा है, विनोद कुमार जी ने लिखा है गैनोडर्मा, और हरेंद्र जी ने फिर लिखा है गैनोडर्मा सपोर्ट बॉडी। वेरी गुड। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ताकि हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करके इस सेशन को आगे ले जाए। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं हम जो है फोर्थ ऑब्जर्वेशन थियोरी, यानी यहाँ पे किस तरीके से इस, क्योंकि देखो पहले तो आप समझ लीजिए कि गैनोडर्मा कोई दवाई नहीं है, तो इसका कोई डोजेज नहीं है, बट यहाँ पर किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाए कि कैसे लोगों को लेना है, कैसे कैसे इंक्रीज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अगर आगे के लिए, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो। और यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 2 4 6 वे ऑफ कंजम्पशन फॉर जनरल हेल्थ मेंटेनेंस, यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी 6 पैर तक डेली ले सकता है। यानी फर्स्ट वीक में 1 पैर, सेकेंड वीक में 2 पैर। फर्स्ट वीक में 1 पैर का मतलब होता है 1 आरजी और 1 जीएल मिला के। आरजी का जो कैप्सूल है उसका 1 कैप्सूल और जीएल का 1 कैप्सूल जो है उसको मिला के बोलते हैं हम 1 पैर। तो फर्स्ट वीक में पहले हफ्ते में हमें 1 पैर लेना है, 1 जोड़ी, सुबह दोपहर या शाम, तीनों में से एक टाइम कभी भी आप ले सकते हो। उसके बाद में सेकेंड वीक में 2 पैर आप कर सकते हो, 2 जोड़ी, 2 आरजी 2 जीएल, मतलब 1 आरजी 1 जीएल, ऐसे दिन में आप 2 बार ले सकते हो। तीसरे हफ्ते में जाकर आप इसको डबल कर लीजिए, आप 2 आरजी 2 जीएल सुबह, 2 आरजी 2 जीएल शाम, आप इसको ले सकते हो। चौथे हफ्ते में आप इसको 6 कर दीजिए, आप या तो 3 आरजी 3 जीएल दिन में 2 बार आप ले सकते हो, या फिर आप 2 आरजी 2 जीएल दिन में 3 बार ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कि पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको स्टार्ट किया, पहले हफ्ते में आपको कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई डिटॉक्सिफिकेशन का या फिर कोई एलिमेंट रिफ्लेक्शन आपको नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके लिए थोड़ा सा कम है, आपकी बॉडी में जो है हो सकता है कि तकलीफ ज्यादा है तो आपको बढ़ाना पड़े।
सेकेंड वीक में जब आप आते हो, मान लीजिए 2 पैर आप लेना स्टार्ट करते हो और 2 पैर के बाद में आपको जो है छींके ज्यादा आने लग गई, या फिर एग्जाम्पल आपका जो है मोशंस जो है आपका कुछ आपको अलग लग रहा है कि भाई लूज मोशन स्टार्ट हो गया, या फिर आप जो मोशंस है वो स्मेली हो गया, इस तरीके से जो है आपको मालूम पड़ेगा, आपको पसीना ज्यादा आने लगा। तो अगर इस तरीके का अगर आपको रिस्पॉन्स आता है, तो जिस हफ्ते में आपको बॉडी में चेंजेस आते हैं या रिस्पॉन्स आता है, उस वीक में या उस हफ्ते में जितने पैर्स आप ले रहे थे वो आपके लिए सही है। अब आप इसको कंटिन्यू रखिए जब तक आपका प्रॉब्लम जाता नहीं, जिस वजह से आप ले रहे हो, या आप कंटिन्यू इसको लेना शुरू रख सकते हो। और जिनको इश्यूज है या जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है वो कब तक ले, जब तक उनकी तकलीफ नहीं जाती। और एक एवरेज पीरियड अगर आप देखो तो 6 महीना या 8 महीने से 1 साल आप कंटिन्यूसली रेगुलरली इसको लेते रहिए, फिर आप देखिए कि आपको कितना डिफरेंस आता है, कितना आपको फर्क लगता है। और यहाँ पर एक सिचुएशन ये समझना है कि मान लीजिए आपने सेकेंड वीक में 2 पैर आपने स्टार्ट कर दिया, आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, या अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको जो है पेन बढ़ जाता है। तो पेन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप कोई पेन किलर लेकर कुछ टाइम के लिए आप जो है पेन किलर्स लेकर कंटिन्यू रख सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि पेन मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप 2 पैर का 1 पैर पे आ सकते हो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, ताकि आपके बॉडी को वो जो है मैनेज करना स्टार्ट करे। फिर आप उसको 2 पैर पे लेके जाए, बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बंद करोगे तो जो फायदा ये आपको दे रहा था वो फायदा भी आना बंद हो जाएगा। जब आप स्टार्ट करोगे आप सोचोगे कि अभी हम बंद कर देते हैं, 1 हफ्ते के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे, जब भी आप स्टार्ट करोगे, ये आपको रिफ्लेक्शंस आने स्टार्ट होंगे। आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी वो शो करती है, पहले तो वो शो करती है, उसके बाद में उसको निकालती है। तो ये होना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जो प्रॉब्लम है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। अगर ये सिचुएशन नॉट मैनेजेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैनेजेबल है आप कंटिन्यू रखिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर टेम्पररी अगर कोई मेडिसिन लेना है तो आप वो लेकर उसको मैनेज कर सकते हो। अगर वो मैनेज के बाहर है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है, तो जो डोज आप ले रहे हो या जो पैर्स आप ले रहे हो उसको हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट इन द डोजेज। आप एक दिन में कितना खाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कब तक लगातार खाते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको समझ के चलना है इसके अंदर कि गैनोथेरेपी में आपको टाइम देना होगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन, हमारी जो बॉडी है वो 4:1 का रेशियो है, यानी 4 पार्ट्स जो है हमारा अल्कलाइन होना चाहिए और 1 पार्ट जो है वो एसिडिक होना चाहिए। बट आज हम बिल्कुल ही उल्टा खा रहे हैं, और उल्टा तो छोड़िए, आज हम 100% एसिडिक फूड खा रहे हैं, यानी लाल मीट, मसालेदार, पिज्जा, बर्गर, कोला, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं। एसिडिक फूड में देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स आता है और रेड मीट आता है। तो ये सारी चीजें खा के हमारी बॉडी को उसको ऑब्जॉर्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस बॉडी को यूज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और उसका न्यूट्रिशन टू कैलोरी जो रेशियो है, देखो न्यूट्रिशन टू कैलोरी का मतलब क्या होता है, हर चीज जो हम खा रहे हैं उसमें कैलोरी होती है। अब अगर मान लीजिए कि आप अगर ऐसा कोई खाना खाते हो जिसमें न्यूट्रिशन कम है, बट अगर आप उसको खा रहे हो तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी में जमा करेगा, जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ने लगता है, आपकी बॉडी में क्लॉट्स जमा होते हैं, आपकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन बर्न करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी जो है, जब न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अच्छा आएगा तो एनर्जी भी उसको बर्न करने के लिए यूज होगी। प्लस उसके साथ में जो है न्यूट्रिशन जो है, जब आप उसको यूज करते हो तो एनर्जी को यूज करने में भी वो हेल्प करती है, और आपके खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है उसको निकालने के लिए हेल्प करती है। इसलिए ज्यादातर अगर हम जो है सोरगम बोलो या मिलेट्स बोलो, व्हीट, कॉर्न, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अगर हम यूज करते हैं, जितना हम वेजिटेबल खाते हैं, जितना हम पल्सेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ओट्स, अगर डीएक्सएन का जैसे ओट्स की हम बात कर रहे हैं तो ओट्स भी हमारे पास है। प्लस डीएक्सएन के जो फूड्स है या डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट है ये सारे एल्कलाइन कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब अभी तो सर आप बता रहे हो कि ये सारी चीजें हैं और उसमें केमिकल भी मिलता है, नेचुरल भी मिलता है, तो कैसे हम ढूंढे।
तो आप जो फ्रूट्स लेने जा रहे हो, आज वो फ्रूट्स पे भी केमिकल छिड़क के वो आया है। जो है दूध आप पी रहे हो उसमें भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लग के वो आता है। उसके बाद में कलिंगड़ है, कलिंगड़ को लाल किया जाता है, उसमें मीठा जो है इंजेक्शन के साथ लाल भी डाला जाता है, इसलिए आज सब कलिंगड़ आप लेकर आते हो तो सब लाल है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये हमारी बॉडी को अंदर से खराब करने के लिए आज बाहर फ्रूट्स भी जो है वो खराब मिल सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि हमें अपना पैसा अगर सेफ जगह पे खर्चा करना है और हमें ऐसी चीजों पे खर्चा करना है जो वाकई में हमें हेल्थ दे, वाकई में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, वाकई में हमें अल्कलाइन जो है फूड हमारे सामने रखे, तो डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट्स है वो अल्कलाइन है। जैसे आरजीजीएल है वो अल्कलाइन है, डीएक्सएन की रेशी गैनो टी है वो अल्कलाइन है, फिर डीएक्सएन की जो कॉफी है वो भी अल्कलाइन है। आमतौर पे आप देखो तो दूसरी मार्केट में जो कॉफीज होती है वो एसिडिक होती है, पर डीएक्सएन की जो है वर्ल्ड ओनली अल्कलाइन कॉफी हम बोलते हैं इसको। प्लस उसमें स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना के अंदर जो है इसको क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। आरजीजीएल या गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। तो आपको किंग ऑफ हर्ब्स यानी 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। स्पाइरुलिना में आपको मल्टी न्यूट्रिएंट्स यानी आपको जो कंप्लीट प्रोटीन्स का आपको जो मिल रहा है, विटामिन आपको मिल रहा है, ट्रेस एलिमेंट्स मिल रहा है, और फाइको साइनिन हमको मिल रहा है। ये सारी चीजें जो हमको मिल रही है यानी जो न्यूट्रिशन हमको चाहिए वो हमको स्पाइरुलिना एक पैकेज के अंदर हमको मिलता है। उसके अलावा जो है मोरेंजी की हम बात करें तो एंजाइम्स हमें मिल जाता है। तो एंजाइम्स की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो एंजाइम्स हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, खाना जो बॉडी के हर एक प्रोसेसेस, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनने की क्रिया, और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटने की क्रिया, डिसइंटीग्रेट होने की या डीजेनरेट होने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स की बॉडी में हर एक प्रोसेस के लिए एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एंजाइम्स हमें बॉडी में चाहिए। तो मोरेंजी जो है मल्टीपल एंजाइम्स है जो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्पफुल है। और बहुत सारे एंजाइम्स हमें जो है बॉडी से अगर हमें एक्सटर्नली मिलते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी बॉडी के लिए जो है रेडिली अवेलेबल एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव कर सके, बॉडी अंदर से मजबूती से काम कर सके। अब एंजाइम थियरी क्या है? एंजाइम की अगर हम बात करें तो डायबिटीज इज नॉट अ प्रॉब्लम, फूड इज द प्रॉब्लम। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है, अगर हम बात करें हमारी बॉडी में जो शुगर बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? इट इज कॉज्ड बाय पैनक्रियाज प्रॉब्लम। या तो पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बना पा रहा, पहली चीज आपको समझना है कि या तो हमारा अभी यहाँ पे कंडीशंस दो है। तो पैनक्रिया अगर इंसुलिन नहीं बना पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे ब्लड में जो शुगर है वो शुगर जो हमारे ब्लड में से टिश्यू लेवल पे जाके सेल्स में जाने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। तो इंसुलिन हमारे लिए जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से भी हमें जो अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से भी जो है ये होता है फूड प्रॉब्लम और लैक ऑफ एंजाइम। और यहाँ पे पैनक्रियाज अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो सेल्स है, बॉडी की हमारी जो सेल्स है, ये सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इसके अंदर दूसरा जो कंडीशन है डायबिटीज का वो ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है बट हमारी बॉडी में वो अब्जॉर्प्शन इंसुलिन का जो है एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता। इस वजह से जो है वो शुगर को यूज हमारी बॉडी नहीं कर पाती, इसकी वजह से जो है ब्लड शुगर बढ़ता है। तो डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पैनक्रिया, पैनक्रिया की वजह से होता है। और पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम एंड इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास ऐसे क्या प्रोडक्ट है डीएक्सएन में जो हमें एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं? एक स्पाइरुलिना है, आरजीजीएल है, मोरेंजी है, और अभी हम जो कॉर्डिसेप्स हमारी कॉफी है वो कॉर्डिसेप्स को भी अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो कॉर्डिपाइन जो है अभी इंडिया में नहीं है, मोरेंजाइम इंडिया में नहीं है, बट आप अगर इंटरनेशनली अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल है तो आप मोरेंजाइम और कॉर्डिपाइन जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ग्रीन थियरी, ये समझना बहुत जरूरी है। द साइकिल ऑफ रेड ब्लड प्रोडक्शन व्हेन द रेड ब्लड डाइज, यानी आपका जो है हमारी बॉडी में जो है हर दिन खून बनता है, हर दिन खून जो है मरता है और बनता है, मरता है और बनता है। तो ये जो है प्रोसेस होता है।
तो जब ये हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो जब मर जाते हैं, वो स्प्लीन में जाता है, उस स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड बोलते हैं रेड ब्लड सेल का। उसके बाद में ये यहाँ से डिकम्पोजिशन होने के बाद में लीवर में जाता है। लीवर में अंदर फर्दर डिकम्पोजिशन होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें से आयन को निकाला जाता है और उसमें जो कंपोनेंट्स है उसको जो है निकाल कर सेग्रेगेट किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर यहाँ पे जो आयन है उसको सेंड किया जाता है किडनी के अंदर, जहाँ पर किडनी जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होने के बाद ये हार्मोन्स यानी ये सिग्नल भेजती है बोन मैरो को। हमारी जो बोन है, बोन का जो गुद्दा होता है वहाँ की एक सिग्नल भेजती है, वो सिग्नल से जो है हीमोग्लोबिन, या अगर मान लीजिए आपके जो रेड ब्लड सेल्स है वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये इसके लिए जो है ना हमें विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, विटामिन C की जरूरत पड़ती है, हमें इसमें फॉलिक एसिड जो है वो तो सिंथेटिक फॉर्म है, फॉलेट जो है स्पाइरुलिना में अवेलेबल है, तो फॉलेट की जरूरत पड़ती है। प्लस उसके साथ में जो है हमारी बॉडी जो है उसको ब्लड बनाने के लिए सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और सपोर्ट के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो स्पाइरुलिना के अंदर हमें जब ये सारी चीजें मिलती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है। अब ब्लड जो है वो बनना, ब्लड जो है सर्कुलेशन में आना, ब्लड की साइज बराबर होना, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर पाए वैसा ब्लड होना, तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी उसको करती है। बट हमारी बॉडी को इस तरीके से काम करने के लिए जो है स्पाइरुलिना हेल्प करता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि स्पाइरुलिना हमें खाना है ताकि हमारी बॉडी में जो है रेगुलरली प्रॉपर ब्लड बने। खाली ब्लड बने नहीं, ब्लड जो है प्रॉपर ब्लड बने, ताकि हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं, तो लोगों को एनीमिया हो सकता है ना, और एनीमिया होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बचाने के लिए अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो स्पाइरुलिना अगर अभी हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी का, तो इसको एक्चुअली देखा जाए तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है, जो स्पाइरुलिना के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका केमिकल कंपोजिशन और हमारे ब्लड का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, तब जाके वो जो है इमीडिएटली कन्वर्ट होता है और हमें वो हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड बने। तो अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर आपके बॉडी में आप क्या चाहते हो कि आपकी बॉडी में पुराना खून इस्तेमाल होता रहे, वो अच्छा है कि आपकी बॉडी में रेगुलरली नया खून बनता रहे? तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बॉडी में रेगुलरली नया खून बनता रहे तो आप जो है डीएक्सएन का स्पाइरुलिना यूज करिए, आपको उसके बेनिफिट समझ में आएंगे। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम है, अगर आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो आपको खुद ही अमेजिंग डिफरेंस दिखने को मिलेगा आपके बॉडी के अंदर। अभी जिन लोगों को वीकनेस का इशू है वो भी डीएक्सएन का स्पाइरुलिना लेंगे तो उसके लिए हेल्प करता है। प्लस जिनको अगर मान लो पेन, बॉडी में कहीं पे भी पेन है, अगर पेन के लिए अगर आप दिन में स्पाइरुलिना अगर 10-12 आप खाते हो तो आपको हेल्प करेगा, उसके अंदर आपको डिफरेंस फील होगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आजकल हम खाना खा रहे तो जैसे मैंने बताया कि खाने के अंदर हमें आधा प्लेट जो है लाल है, आधा प्लेट ग्रीन होना चाहिए, पर ग्रीन वाला हिस्सा तो हमारा गायब है। तो जब ग्रीन वाला हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है तो कहाँ से हम इसको अवेलेबल कराएं? तो अगर कम बजट में अगर हमें जो ग्रीन खाना है जो एक्चुअली न्यूट्रिशन हमें दे, कैलोरीज कम दे पर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा दे, तो स्पाइरुलिना इज द बेस्ट सुपर फूड, और इसको WHO ने भी बेस्ट फूड फॉर द 21st सेंचुरी बताया है। प्लस उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि इमसाम करके एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो स्पाइरुलिना अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन के लिए, मतलब स्पाइरुलिना से जो है मैल नरिशमेंट, जो कुपोषित बच्चे होते हैं जिनको सही खाना नहीं मिल पाता है, या फिर जो खाना लोग खा रहे बट उसके अंदर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है। एक तो या तो आपको खाना नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, दूसरा बहुत सारे लोग बोले सर हमारे पास तो खाना बहुत है, हम खाना तो बहुत खाते हैं, बट खाना ज्यादा खाने में अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो भी मैल नरिशमेंट है, वो भी कुपोषण है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर हम स्पाइरुलिना लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेसेसरी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो जो है हमें स्पाइरुलिना से मिल जाता है। और हमें बड़ी खुशी है कि एक इंसान, एक इंटर गवर्नमेंट यानी WHO के साथ एक टाइड अप एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया के अंदर जो है मैल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो है काम करती है, और खास करके उन लोगों ने स्टडी करके पता किया है कि स्पाइरुलिना इज द बेस्ट सुपर फूड और कुपोषण के लिए तो बेस्ट फूड है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, और हमें
बड़ा ही गर्व होता है, हम प्राउड फील करते हैं कि डीएक्सएन का इमसाम के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है, जहां पर जो है डॉक्टर लिम जो है 10 साल के लिए जो है डीएक्सएन के और इमसाम जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर है, और 10 लाख बच्चों का जो है डॉक्टर लिम ने ये मिशन लेके चल रहे हैं कि 10 लाख बच्चों तक हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और जो है हम कुपोषित जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है, और जो है और हम और आप भी इसके अंदर एक हिस्सेदार बन सकते हैं। आप जो है आपके मैनेजमेंट से बात करके कि कैसे हम इसके अंदर मंथली डोनेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आप मैनेजमेंट से पूछकर आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो कि हम कितना पैसा डोनेट करना चाहते हैं, ताकि हमारी तरफ से भी ये जो मिशन है या कुपोषित बच्चों को फ्री में जो खिलाया जा रहा है, हम भी अपने बोनस में से कुछ हिस्सा, बट ये हर एक नहीं दे सकता है, ये वही दे सकता है जो डीएक्सएन का मेंबर है, और ये वही दे सकता है जिसका बोनस आ रहा है, और बोनस में से ही आप डिडक्ट कर सकते हो। तो इसकी कंडीशंस क्या है वो आप अपने मैनेजमेंट से जो जहां पर भी आप हो वहां पे आप कंसल्ट करके आप देख सकते हो। तो बेस्ट फूड, ग्रीन फूड और बेस्ट सुपर फूड ये WHO ने बोला है, और 1 ग्राम स्पाइरुलिना अगर हम खाते हैं तो इज इक्विवेलेंट टू, स्टडीज प्रूव करती है कि 1 ग्राम स्पाइरुलिना अगर हम खाते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स, यानी 1 किलो असॉर्टेड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, ये सारा को अगर आप कंबाइन कर लो तो जो न्यूट्रिशन जो है 1 किलो आप असॉर्टेड फूड, वेजिटेबल्स और ये सारी चीजों में मिलता है, वो आपको 1 ग्राम में मिलता है। तो सोचिए 1 ग्राम यानी आप 3 स्पाइरुलिना खाते हो, अगर आप दिन में 12 स्पाइरुलिना खाते हो, 4 ग्राम स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है अगर आप इसको लेते हो। एक अडल्ट अगर लेता है तो मिनिमम अगर 4 ग्राम या 12 स्पाइरुलिना अगर पर डे अगर आप खाते हो तो आपको खुद को 3-4 महीने में आपको डिफरेंस फील होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। और व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर बॉडी। ये जो चीज आपके पेट के लिए अच्छा है, जो चीज आप खा सकते हो वो आप अपने चेहरे पे, आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो। तो आप RGGL जो है अगर खा रहे हो तो उसको आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो। आप डीएक्सएन की जो कॉफी है उसके साथ में आप मिक्स करके RGGL को मिक्स करके आप थोड़ा सा पानी लेकर आप इसको यूज कर सकते हो, या जो है आप उसको गैनो मसाज ऑयल के साथ, गैनो मसाज ऑयल पीना नहीं है बट आप गैनो मसाज ऑयल के साथ मिक्स करके आप लगा सकते हो, या फिर आप कोई ऑयल के साथ मिक्स करके आप इसको लगा सकते हो चेहरे पे। आपको स्किन में डिफरेंस मिलेगा, आपके जो डार्क पैचेस है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आप उसकी जगह पे जो है आप सोप भी यूज करके देख सकते हो डीएक्सएन का। और डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको इसके इफेक्ट समझ नहीं आएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप जब तक इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आपको उसके इफेक्ट समझ नहीं आएंगे। तो आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट कौन कौन यूज कर सकता है? तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट हम बोलते हैं फ्रॉम वूम टू टूम। बच्चे माँ के गर्भ में है वहां से लेकर इस धरती के या इस जमीन के गर्भ में यानी मरने तक ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी अच्छे से जाए, बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा हो, माँ जो है उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, माँ को वीकनेस ना हो, माँ को जो बच्चा जो है न्यूट्रिशन निकाल लेता है माँ में से, बट माँ को अपने आप को है बार बार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना पड़ता है। तो अगर हम दूध के साथ में या बाकी जो आप घर में जो खाना खा रहे हो उसके साथ में आप RGGL ले सकते हो, उसके साथ में आप स्पाइरुलिना ले सकते हो, है ना, कोकोजी ले सकते हो। तो अगर आप इसको लेते हो तो आपकी जो है प्रेगनेंसी अच्छी ठहरेगी, अच्छे से होगी, प्लस उसके साथ में जो डिलीवरी है वो भी आपके जो है नेचुरल डिलीवरी होने में आपको बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे ये प्रोडक्ट्स। उसके बाद में इन्फेंट, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको इन्फेक्शन के भी बहुत चांसेस होते हैं, उसको अच्छा रहने के लिए आप उसको GL दे सकते हो, उसको आप मदर्स मिल्क के साथ में आप जो है थोड़ा सा कोकोजी जो है शहद के साथ आप चटा सकते हो बच्चों को, या आप RGGL जो है छोटा सा बच्चा है उसको आप चटा सकते हो, स्पाइरुलिना जो है वो आप दे सकते हो अच्छे से पानी में मिक्स करके। आप कैप्सूल या टैबलेट नहीं देना, उसका पाउडर अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि बच्चा जो है उस टाइम पे निगलना नहीं सीखता है। तो आप जितना ज्यादा लिक्विड फॉर्म में दोगे उतना अच्छा रहेगा और बच्चे को अंदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेगा, उसको इन्फेक्शन से बचाएगा, और जो है उसका ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है बच्चों का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होता है। एक्चुअली
माँ के पेट से ही ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से अगर आप देते हो तो वहां से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है। बट लाइफ के हर स्टेज पे हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, ग्रोथ अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, बॉडी के फंक्शंस अच्छे रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, ये सारी चीजें हमें मिलती रहनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड जो है स्कूल चिल्ड्रन। आज की तारीख में आप देखिए कि जो है बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें हैंड फुट माउथ डिजीज हो जा रही है, या फिर जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो वो एक बच्चे का इन्फेक्शन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो बच्चा घर आता है, बीमारी में काफी दिन निकालता है, तो उसे फिर दवाइयां देके उसको ठीक करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बच्चे की इम्यूनिटी ही स्ट्रांग रखें, ताकि बच्चा, देखो बच्चे को तो आपको स्कूल भेजना पड़ेगा, उसके लिए जो है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो है इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी बच्चों को पकड़ते हैं। तो इसीलिए जो है हम अपना कोकोजी दे सकते हैं, जीएल दे सकते हैं, स्पाइरुलिना दे सकते हैं, बच्चों को सुबह सुबह ओट्स दे सकते हैं, और बच्चों को जो है आज टिफिन के अंदर कुकीज दे सकते हैं, जो डीएक्सिन की स्पाइरुलिना कुकी है, कॉफी कुकी है, चॉकलेट जीएल कुकी है, वो हम दे सकते हैं, ताकि वो न्यूट्रिशन बना रहे, बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से घर में बच्चे जो है कंटिन्यूसली लैपटॉप पे बैठे हैं, और पूरा टाइम उनकी भी लाइफ जो है सेडेंटरी हो चुकी है, वो घर में बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं, नीचे खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में फिजिकली हमारी बॉडी को अंदर से सही रखना जरूरी है, इसलिए गैनोडर्मा चाहिए। प्लस कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम रहता है, कंटिन्यूसली जो है स्ट्रेस, क्योंकि कंटिन्यूसली हम जो है क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, बच्चे मोबाइल पे यूट्यूब देख रहे हैं, बच्चे अपनी मोबाइल पे ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनको मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप जीएल देते हो, बच्चों को जीएल देते हो या कोकोजी है उसके साथ में स्पाइना देते हो, तो बच्चों के स्ट्रेस लेवल्स जो है उसके अंदर उसका जो साइड इफेक्ट है, या स्ट्रेस की वजह से जो हमें बॉडी में नुकसान होगा, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, या स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है या टिश्यूज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, उससे ये बचाने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया थर्ड कैटेगरी। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी जो होता है टीनेजर्स। अब टीनेजर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों के अंदर भी होते हैं, लड़कों के अंदर भी होते हैं, फोड़ियां आ जाती हैं, है ना, उनके बॉडी में जो है वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, उनका इमोशनल हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशनल, और अभी उनको इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारे जो है बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर बच्चों का आरजीजीएल दोगे, स्पाइना दोगे, तो न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और बॉडी में ये जो बैलेंस होना है, यानी ये जो फ्लक्चुएशंस अब होने वाला है, ये जो चेंजेस, जो बॉडी का ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन अच्छे से हो जाए, और ये जो चेंजेस है ये अच्छे तरीके से ये ट्रांजिशन हो जाए, बैलेंस बराबर बना रहे, तो इसमें ये डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है मैरिड कपल। मैरिड कपल को क्यों जरूरी है? क्योंकि शादी होने के बाद में जो है काम, फाइनेंशियल लोड भी आता है, औरतों को जो है घर के कामों का भी बहुत लोड आता है, जो औरतें काम पे जाती हैं उनको भी जो है मेंटल स्ट्रेस होता है। प्लस उसके साथ में एक मैरिड कपल जो होते हैं उनका एक जब मैरिज होती है तो उसके बाद में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े, और जो है हमारे बच्चे हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है हमारी बॉडी की जो है फर्टिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी जो मेल है उसका स्पर्म काउंट सही रहना चाहिए, उसका जारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही होने चाहिए। उसी तरीके से जो फीमेल्स है उसके जो है ओवरीज वर्क करना चाहिए, उसके जो एग्स है वो बराबर बनते रहना चाहिए, उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम करना चाहिए, और प्लस उसके साथ में जो है हार्मोनल चेंजेस, और प्लस जो है मेंटल स्टेटस अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन और बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है हमारे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट है वो हेल्प करते हैं। और जो है मैरिड कपल को भी ये लेना चाहिए, ताकि जो उनके जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, और वो अपनी मैरिड लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सके। उसके बाद जब हम आते हैं सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो सीनियर सिटीजन, यानी एक एज आती है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है डिटीरियोरेट यानी डीजेनरेट होना स्टार्ट होती है। यानी अब जो है अब हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, हमारे मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मसल में वीकनेस होनी स्टार्ट होती है। फिर हमारे जो ऑर्गन्स है वो एट्रोफी होना चालू होते हैं, यानी ऑर्गन्स जो है वो सिकुड़ने लगते हैं। तो ऐसे करके जो है हमारी जो बॉडी है उसके लिए उस टाइम पे हमें जो है
ये न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अब जो वो एक स्टेज के बाद में जो है हमारे बॉडी के अंदर जो भी लिमिटेड एक्टिविटी है, उस लिमिटेड एक्टिविटी के लिए भी हार्मोन्स बनने चाहिए, प्लस हमारे जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हमारी जो इम्यूनिटी है, ये परफॉर्म सही से करते रहने चाहिए, ताकि हमें इन्फेक्शन से ये बचाए रखे, हमें बीमारी से ये दूर रखे, और हमारे अंदर उस टाइम पे जब जब बुढ़ापा आने लगता है, तो उस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंट रहने के लिए बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे DXN के प्रोडक्ट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, है ना। और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स धीरे धीरे बॉडी में सीप इन करने लगेंगे, उससे हमें बचाने के लिए, उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो यहाँ पे जो 7वीं कैटेगरी है वो है सिक पीपल, बीमार लोग। अब बीमार लोग जो है वो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया 6-8 महीना से मिनिमम 12 मंथ्स आप इसको कंटिन्यू लेके रखिए। अब ऐसा टेस्टिमोनियल हमने सुना था जहाँ पर माँ बेटी दोनों ने स्टार्ट किया था। माँ और बेटी में, माँ को जो है 8 महीने में डिफरेंस आया कि उनका जो है रिपोर्ट में काफ़ी चेंजेस आ गए, कि जो है नॉर्मल रेंज में उनका शुगर लेवल आ गया। और जो 14 ईयर्स है, मतलब जो बेटी थी, उनको 14 मंथ्स लगे। तो जैसे अभी हमने एक स्पेसिफिक टाइम बताया कि 6-8 महीने से लेके 1 साल, तो ये हर एक को सेम टाइम पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को हो सकता है और पहले भी इफेक्ट नजर आने लगे, और कुछ लोगों को 2 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम कितना गैनोडर्मा या कितना प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं और कितने समय तक हम यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और कैसे आपको इसमें से बाहर निकालेगी। सो ये था मेरा गैनोथेरेपी का सेशन। अगर जो है ये सेशन में आपको क्या अच्छा लगा, जो है थोड़ा सा अगर आप कमेंट्स में मुझे लिखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट होगा मैं, ताकि ऐसे और आगे हम सेशंस बनाएं। और काफ़ी लोग जो है मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, और यही वीडियो जो है फेसबुक पे जो है अवेलेबल रहेगा, और यही चीज़ मेरे चैनल पे यूट्यूब पे भी आएगा। तो जो लोगों ने आधा सेशन देखा है, जो लोग जूम पे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है आप रिपीट करके वहाँ पे देख सकते हो। जो लोग लाइव पे आधा फेसबुक पे अटेंड कर रहे हैं, वो भी आप जो है जैसे सेशन खत्म हो जाए उसके बाद में आप जाके देख सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप लिख के बताइए। मुझे लिखकर बताइए, और जो है इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। और जो है अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके, डॉक्टर GR यादव भी हमारे साथ है, डॉक्टर अजय सिंह भी हमारे साथ है, और थैंक यू डॉक्टर अजय सिंह और डॉक्टर GR यादव, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। तो आई थिंक जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसी सेशन को यहीं पे हम एंड करेंगे। और अवंती सावन जी ने थैंक्स लिखा है, थैंक यू अवंती जी, आपने सेशन अटेंड किया। जो लोग भी फेसबुक पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग जो है जूम पे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, या जो फ्यूचर में इसको अटेंड करेंगे, आप सभी लोगों का जो है थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ज़रूर इसको, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट से मुझे लिख के बताइए। सेकेंडली आप जो है इसको आगे शेयर करिए, लाइक करिए। सो इसी सेशन को गैनोथेरेपी का मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इसी तरीके से आगे इन फ्यूचर और भी DXN के अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम सेशंस लेकर आएंगे। तो आप लोग अगर फेसबुक पे इसको वॉच कर रहे हो तो आप इसको लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। सो यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग DXN, ग्रो काम एम्बेसडर, और आप सभी लोगों को मैं विश करता हूँ कि एक हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी लाइफ आप बिताए DXN के साथ और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग DXN।